ठीक है, लेकिन सर सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि जब एक बार देश और संविधान ने स्वीकार कर लिया था उस तिरंगे को, फिर उसे अपने मुख्यालय पर फहराने में इतने साल का इंतजार क्यों? लेकिन मैं जल्दी से आ रही हूँ आपके पास। शिवम का जल्दी से एक रुख कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है चर्चा को वापस आज के दौर की राजनीति पर लाना होगा सर, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर महाभारत को लेकर घमासान है, और वो भी राजनीतिक महाभारत। शिवम, कौन कौरव कौन पांडव? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो झंडे वाली बात कही, मैं उस पर बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब नवीन जिंदल गए कोर्ट में, उसके बाद से ही निजी संस्थानों पर झंडा फहराने को लेकर एक मैंडेट आया। उसके बाद ही लोगों ने कहा। एक छोटी सी बात एक और कही, बहुत शानदार, जो मेरे मित्र बैठे हैं यहां पर AIMIM से, उन्होंने कहा कि हम लड़ रहे थे आजादी की जंग, और ये संघ वाले कहां थे? 15 अगस्त 26 27 नवंबर 1946 को कोई रोक हैदराबाद के बराबर में एक गांव है जैनमपल्ली, वहां पर निजाम की फौज जाती है, रजाकार जाते हैं, और वहां पर जो महिलाएं, हिंदू बच्चे बच्चियां होते हैं, उनको बिना कपड़ों के भगाते हैं, उनको मारते हैं, बलात्कार करते हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और तमाम चीजें करने के बाद, और उसके गांव के जितने भी युवक होते हैं उनको जान से मार देते हैं। ये इतिहास में दर्ज है। और उसके बाद इस देश की खिलाफत करने के बाद, इस आजादी की खिलाफत करने के बाद, आज 2022 में वो बैठकर ये कह रहे हैं हम भी तो लड़े देश के लिए। मतलब आयरनी डाइड 1000 डेथ्स। रियली आप लड़े इस देश के लिए? और आपने जो कहा ये कि कौन कौरव और कौन पांडव, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जो इस देश की एकता और अखंडता में बात विश्वास रखता हो, 370 हटाता हो, तमाम तरह की बात करता हो, वो इस देश का पांडव। जो इस देश में एक झंडे की बात करता हो, वो इस देश का पांडव। जो इस देश में सबको इकट्ठा रहने की बात करता हो, कोई भी वेलफेयर स्कीम किसी भी बिना भेदभाव के देता हो, वो पांडव। जो इस देश को कहता हो कि इस देश की सेना पिटती है, वो कौरव। जो ये कहता हो कि इस देश का, मैं तपस्वी हूं जी और पुजारियों का देश नहीं है, वो इस देश का कौरव। और एक और चीज कहना चाहता हूं, जो इस देश को बार बार तोड़ने की बात करता हो, विखंडित करने की बात करता हो, वो कौरव है, कौरव था और कौरव रहेगा। और अंत में जो परिवारवाद को लेकर चल रहा है, वो भी सारे कौरव, जो दुर्योधन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर तो आपने किसी को छोड़ा ही नहीं। अब तो आपने किसी को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों में परिवारवाद किस तरीके से भरा पड़ा है, ये तो किसी से छिपा ही नहीं है। मतलब आपने तो पूरी राजनीति वालों को जितने नेता है सबको कौरव बना दिया। ठीक है, मैं जल्दी से लेकिन वारिस पठान का यहाँ पर रुक करूंगी, उसके बाद आ रही हूँ अखिलेश सर आपके पास। वारिस पठान जी, जो बात यहाँ पर शिवम कहकर चले गए कि साहब ये कैसे कह सकते हैं, इनका क्या योगदान है? वारिस पठान साहब, वो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने का काम AIMIM और आप लोग कर रहे हैं, और निशाना RSS पर साध रहे हैं सर। रोमाना जी, मुझे तो लगा आप मुझे भूल ही गए पैनलिस्टों के चक्कर में। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आइए प्लीज अपनी बात रखिए। बता रहा है उसको आप भूल गए, तो जरा इसका सत्य सुनने की ताकत रखिए। बिल्कुल अब रखेंगे। गौरव भाटिया, कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम बदलने वाला है। अभी आपने बात किया बीजेपी के मैनिफेस्टो की, तो अब सुनिए मैनिफेस्टो में क्या चल रहा है आज। अरे तुम्हारा लेटेस्ट मैनिफेस्टो वाला नहीं है बेटा, प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। सुनिए कर्नाटका का बीजेपी के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में किस तरह चुनाव का बिगुल बजा दिया। अब रास्ते की, डेवलपमेंट की, विकास की कोई बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे लव जिहाद की। लव जिहाद के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा और लव जिहाद के नाम पे हम देश को आगे लेके जाएंगे। बराबर है। चलिए, अमित शाह ने क्या कहा, हम राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट कर देंगे, यानी डेवलपमेंट विकास की वहां भी बात नहीं। तीसरा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, अपने अपने घरों में सब्जी तरकारी काटने वाली छुरी को तेज करके रखो, दुश्मन की गर्दन काटने में काम आएगी। वहां भी विकास की बात नहीं। तो मेरे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया, भाजपा के बड़े प्रवक्ता हो, आप तो बड़े लॉयर भी हो, देश के अंदर जो बेरोजगार युवा बोल रहा है मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, उसके बारे में क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल गैस के भाव जो आसमान को छू रहे हैं, उसके बारे में क्या करेंगे? डॉलर के बनस्पत रुपया खत्म हो जा रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे? आज लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके बारे में क्या करेंगे? तो सारी चीजें जो सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उससे माइंड भटकाने के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो डाल दिया। तो अब क्या सिर्फ मंदिर पे, लव जिहाद पे, जो आपने अटैक किया है, लव जिहाद, राम मंदिर, भड़काऊ बयान, अब जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया का। फिर अखिलेश जी के पास आ रही हूँ अपने सवाल के साथ। जल्दी से आइए गौरव भाटिया साहब, इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं सर, ऐसे मत कीजिए।
आ रही हूँ आपके पास अखिलेश सर, अरे आ रही हूँ। जाने दे यार, क्या करना है अखिलेश सर, ऐसे नाराजगी नहीं सर, संयम के साथ सर, इतने हमले हुए हैं गौरव भाटिया पर, उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूँ। 20 बार टोकोगे। अरे सर, सबके पास बारी बारी आ रही हूँ, प्लीज आइए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया बोलिए, आप बोलिए 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 बोलिए। धन्यवाद। देखिए, इस बार मुस्लिमीन पार्टी, जिनके नाम में मुस्लिमीन आता है, उनकी पेटी कहाँ पे है उसका खुलासा करता हूँ। क्यों पेटी पेटी करी, मैं रोमाना जी सोचने लगा। मेरे दोस्त है वारिस भाई, इन्होंने एक बार बोल दिया था गणपति बप्पा मोरया, और उसके बाद ये गायब हो गए थे, 1-1.5 साल आए नहीं टीवी डिबेट में। तो अब पार्टी जब इनको डिबेट पे भेजती है तो एक पेटी लगा देती है कुर्सी पे। अगर आप कैमरा नीचा करेंगे तो पेटी लगी होगी कि ये भाग ना जाए। लेकिन असलियत क्या है, ये लोग संविधान की बात करते हैं। मैं केवल पूछना चाहता हूं, संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन ये लोग विरोध करते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, इनके नाम में मुस्लिमीन है। अनुच्छेद 370 जो कि स्थायी नहीं था, टेम्पररी वर्ड का इस्तेमाल था, उसको हटाया नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने किया विरोध। तो संविधान की बात कम से कम आप ना किया करो। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी पे आता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी पर बाद में आइएगा सर, मैंने मौका आपको दिया था वारिस पठान के आरोपों पर जवाब देने के लिए। अखिलेश जी इंतजार कर रहे हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी सर। मैं अखिलेश जी का अब रुख कर रही हूँ। अखिलेश सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साहब, धर्म राजनीति में कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती रही है, ये कहते हुए कि साहब, आ रही हूं सर, पूछने दीजिए ना, मुझे जो मेरे मन में सवाल है वो तो पूछने दीजिए। वो सवाल कांग्रेस पार्टी ये पत्रकार को पूछना, राजनीति जो है पत्रकार को पूछना, बेरोजगारी राजस्थान में ज्यादा क्यों है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं समाज को जिस तरीके से बांटा जा रहा है उसके खिलाफ, जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ, आर्थिक मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, आर्थिक सवालों को लेकर हम एक चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या मजबूरी कि भारत जोड़ो यात्रा में सर ये धर्म की एंट्री हो गई है, महाभारत, कौरव पांडव, तपस्वी, पुजारी सब लाने पड़ रहे हैं, क्या है सर ये? कहीं ऐसा तो नहीं भारत जोड़ो यात्रा डीरेल हो गई है? चलिए, जब भारत जोड़ो की बात होगी तो जो भारत तोड़ने वाले हैं, जो विचारधारा भारत तोड़ने वाली है, जो भारत तोड़ने में आस्था रखते हैं, उनका जिक्र तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी बताया गया कि आरएसएस के 2 मुख्य लक्ष्य हैं, राष्ट्रवाद और हिमाचल प्रदेश में सुविधा के राष्ट्रवादी हैं और सुविधा के हिंदू हैं। बीच में नहीं, प्लीज। ठीक है, और ये अपनी बात रखिए जी। राष्ट्रवाद और हिंदू, और अफसोस सुनिए, और बार बार बताया गया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। अब देखिए ये कैसे सुविधा के हिंदू हैं। मुस्लिम लीग के साथ सरकारें इन्होंने बनाई जो इस देश का बंटवारा चाहते थे, और ये भी हालांकि चाहते थे। सबसे पहले 2 नेशनल थियरी यही लाए थे 2023 में अहमदाबाद में इनके आका। सर दिक्कत तो वही है ना सर, अब आपसे अगर सवाल पूछो तो आप भी सर चले जाते हैं इतिहास के पन्ने पलटते हुए। मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई सर? फिर कहां फर्क रह जाता है सर? जब बीजेपी से कुछ पूछो तो वो चले जाते हैं नेहरू के जमाने में सर। तो आरएसएस गौरव या गौरव, इसी को लेकर ये जोरदार चर्चा जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। अखिलेश जी, जहां पर ब्रेक लिया था, चर्चा रोकी थी, जो गौरव भाटिया का सवाल था कि हिमाचल में सरकार बनती है, सरकार वैट बढ़ाती है, महंगाई कम करने का कांग्रेस का वादा, आपके राज में तो महंगाई बढ़ रही है हिमाचल में, इसीलिए अब भारत जोड़ो यात्रा में सर पांडव, कौरव, तपस्वी, पुजारी सबकी एंट्री हो रही है। जब ये थक गए झूठ बोल करके, रोजाना बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए किस तरह से अफवाह फैलाता, कट पेस्ट फोटो साफ करता है। इसी से भारत को बचाना है, ऐसे ही लोगों से भारत को बचाना है। इन्हीं की सरकार ने अभी पूरा तो आप खजाना खाली करके गए हैं का हिमाचल का, इतना बैकलॉग छोड़ गए पैसे का। और इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं कि जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रूट है 2021-22 का ग्रोथ रेट में उत्तर प्रदेश 4 पॉइंट है, 4% है। उत्तर प्रदेश बीच में क्यों इनको ला दिया भाई? कहाँ लिए राहुल गांधी से? क्योंकि ये जो अभी
भारत के राज्यों का विकास दर घोषित किया है भारत की सरकार ने, जिसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान नंबर 2 पे। ठीक है। फर्स्ट 5 में कोई बीजेपी स्टेट नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का ग्रोथ तो आप रेट अपनी सिर्फ सहूलियत से अपने राज्य दिखा रहे हैं, गौरव भाटिया अपनी सहूलियत से अपने राज्य दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है गौरव भाटिया, ये आरएसएस पर जिस तरीके का सीरियल प्रहार, क्या ये कांग्रेस के लिए कारगर हथियार साबित होने वाला है? आपका आंकलन क्या है गौरव भाटिया? देखिए रोमाना जी, पहले तो एबीपी के माध्यम से पूरे देश को पता चल जाए, राहुल गांधी ट्यूटोरियल सेंटर में जो प्रवक्ता की ट्रेनिंग होती है, झूठ कौन बोलता है। हिमाचल प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन है, वैट 3 रुपए डीजल पे बढ़ाया है, झूठ नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि अपने अपने हिसाब से आंकड़े बताते हैं, नहीं। सीएमआई डेटा जो मैं हाथ पे रखे हूं, मैंने बताया कि राजस्थान में 28.5 बेरोजगारी, क्योंकि रोजगार के मामले में कांग्रेस वाले जो राज्य हैं वो काफी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं अभी जिस तरीके से वो बता रहे थे ग्रोथ रेट के मामले में जो बीजेपी वाले राज्य हैं वो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने इस लिहाज में कहा, ग्रोथ रेट में सबसे अच्छा कौन कर रहा है जी? वो आंध्र का जिक्र बता रहे हैं, वो आंध्र का नाम ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं, 1 मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फर्स्ट मुझे नहीं पता वो 5 में कोई बीजेपी राज्य है ही नहीं है। बता रहे हैं या नहीं? सुनिए, शांत हो जाइए। वो नहीं आपको पता होगा, वो आपको नहीं पता होगा। चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर राजनीति का ये महाभारत, कौन कौरव कौन पांडव, जनता की अदालत में जब फैसले की घड़ी आएगी तो जनता ही इस पर मोहर लगाकर तय करेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। फौरन लौट रहा है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।